आज जिस राजधानियां पहुंची हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? आगामी 17 सितंबर को हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक राजधानी जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अंदर भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के तौर के ऊपर शिरकत करेंगे। मैं आज रानिया में उसी विश्वकर्मा महाकुंभ के लिए अपने सभी साथियों को निमंत्रण देने के लिए आया हूं। 2014 के बाद से जब से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मनोहर लाल के नेतृत्व से शुरू होकर आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लगातार सभी समाजों के महापुरुषों को सम्मान देने के लिए सरकारी स्तर के ऊपर कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी संदर्भ में 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती भी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तौर पर रोहतक के अंदर मनाई जा रही है। भगवान विश्वकर्मा किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं। कि दुनिया के जितने भी शिल्पकार हैं वो सारे भगवान विश्वकर्मा को अपना आराध्य देवता मानते हैं। चाहे वो जमीन के ऊपर की हुई कोई दस्तकारी हो, चाहे वो पानी के अंदर की कोई दस्तकारी हो, पानी के ऊपर की दस्तकारी हो, चाहे वो आकाश की दस्तकारी हो, जल थल और नभ में जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उन सभी के आविष्कारक भगवान विश्वकर्मा माने जाते हैं। और वो हैं, उन्हीं की जयंती के ऊपर मैं यहाँ पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को, वर्ग के सभी लोगों को निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। कितनी संख्या में लोग पहुंचे? देखिए जी, पूरे हरियाणा प्रदेश से लाखों की संख्या के अंदर लोग जाएंगे और ये एक ऐसा महाकुंभ होगा जिसको मैं विश्वकर्मा महाकुंभ का ही नाम दे रहा हूँ कि जो अभी तक की जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, क्योंकि इसमें पूरे देश के शिल्पकार जुड़े हुए होते हैं और हरियाणा प्रदेश की जितने भी शिल्पकार जातियां हैं, चाहे वो जांगड़ है, चाहे सुथार है, चाहे धीमान है, चाहे रामगढ़िया है, चाहे पांचाल है, चाहे सवर्णकार है, चाहे कुंभकार है, जितने भी दस्तकार लोग हैं वो भगवान विश्वकर्मा को अपना आराध्य देवता मानते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ इसको एक कार्य के केवल मात्र जन्म जयंती के बजाय मैं विश्वकर्मा महाकुंभ का नाम देता हूँ और ये एक ऐतिहासिक रैली होगी हरियाणा प्रदेश में, जिसमें मुख्यमंत्री जी अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। एक जांगड़ा साहब 3 महीनों से लगभग है तो सरकार ने साइट बंद कर रखी है और जो भवन निर्माण के मजदूर है वो काफी परेशान है। लेकिन पहले ये था जांगड़ा साहब बोर्ड के चेयरमैन रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों का बहुत ज्यादा भला किया। अब 3 महीनों से परेशान है जो मजदूर चल रहे हैं, इसके बारे में हम देखिए, इसमें जो सही तौर पर रजिस्टर्ड मजदूर हैं सरकार के ध्यान में है और जल्दी उनका समाधान निकलेगा। उनकी जो भी अनुदान दिए जाते हैं भवन निर्माण है, कल्याण है, कारीगर कोष्ठ की तरफ से उनको दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले जो सबसे पहला कार्यकाल था मनोहर लाल जी का जो कार्यकाल था, उस समय आज के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी के पास ये विभाग था और उन्होंने पूरी ईमानदारी और पूरी कर्मठता से काम करते हुए मजदूरों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए थे। रोहतास जांगड़ा जी की बहुत बड़ी भूमिका की थी उसमें। इन्होंने सारे हरियाणा प्रदेश में शिविर लगवाए और शिविर लगवा के जो भी लाभान्वित वहाँ पर जो प्रतिभागी आते थे उनको मौके के ऊपर चेक प्रदान करवाए गए। लेकिन बीच में हमारी गठबंधन की सरकार रही और उस गठबंधन की सरकार में ये विभाग हमारे गठबंधन के सहयोगियों के पास था और उसके बाद उन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति अनूप दानक जी के पास भी उन्होंने ये दिया। उनका खुद का निर्णय था क्योंकि विभाग उन्हीं के पास था। तो उस दौरान में काफ़ी धांधलियाँ हुई और एक किस्म से बीच के जो दलाल लोग थे उन्होंने अपना एक कमीशन खोरी का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया कि मजदूरों के घरों में बेनिफिट जाने के बजाय कुछ दलालों की जेबों में बेनिफिट चला गया। सरकार के पास इसकी काफ़ी शिकायतें आई। इस कारण कुछ समय के लिए साइट बंद करके उसका पूरा का पूरा जांच का काम चल रहा है। जो भी इसमें गबन के दोषी हैं जो है उनको चिन्हित करके उनको तो दंडित किया जाएगा, लेकिन जो सही तौर पर जो हकदार हैं मजदूर, जो सही तौर पर जिनका हक बनता है उन्हीं को तक ये बेनिफिट जाए। आगे से ऐसा एक कार्यक्रम सरकार कर रही है, ऐसा एक मैनेजमेंट सरकार करने की वो प्रोग्राम बना रही है।
तो अभी बहुत जल्दी इसकी साइट खुल जाएगी और जो भी पात्र लोग हैं उनको सबको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएगी। जांगड़ा साहब, आप रानिया पहुंचे और रानिया के अंदर नशा बहुत फैला हुआ है, लोगों की लगातार मौत हो रही है। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भारत की युवा शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। भारत पूरी दुनिया में युवाओं का सबसे बड़ा देश है, जिसकी 65% आबादी 35 साल से नीचे के लोगों की है। और आज अगर किसी भी देश की पूरी स्थिति को जांचेंगे, चाहे वो कनाडा है, चाहे अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंग्लैंड है, वहाँ जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत के लोगों की हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में हेड ऑफ द कंपनीज हैं वो भारत के लोग हैं। पूरे टेक्नोलॉजी भारत के युवाओं के हाथों में है, मैनेजमेंट का काम भारत के युवाओं के हाथों में है। और उसको देखते हुए हमारे दुश्मन जो देश हैं वो भारत की युवा शक्ति को कमज़ोर करने के लिए नशे का नेटवर्क फैला रहे हैं, यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से जागरूक है, सजग है, रोज़ाना उनको पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है तो कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है। लेकिन फिर भी मैं ये आश्वस्त करता हूँ आपको कि ये प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में है, ये गृह मंत्री जी के भी संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है। रोज़ाना नशे के सौदागरों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अलग से अपना काम कर रहा है, उसको पूरी स्वतंत्रता दी एक्शन लेने की। और मैं समझता हूँ भारत के युवाओं को भी विदेशों की साजिश को समझना चाहिए और केवल मात्र सरकार नहीं, सरकार के सहयोगी बनते हुए हमारे जो सामाजिक संगठन हैं उनको भी इसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। जहाँ वो युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें, उसके साथ साथ नेटवर्क को चलाने वाले लोगों की भी इंफॉर्मेशन सरकार तक दें, ताकि जल्दी से जल्दी इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके और हमारी युवाओं की जो एक बढ़ती हुई शक्ति है दुनिया की, उसको बचाया जा सके। हरियाणा सरकार ने 2 साल से पंचायतों की ग्रांट रोक रखी है, उनको पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा, विकास रुका पड़ा है। नहीं, ग्रांट किसी की कोई रुकी हुई नहीं है, ग्रांट तो बराबर रिलीज होती है। सरपंचों के पास जो फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है वो भी रेगुलर आ रहा है और जितना पैसा सरपंचों को नरेगा मनरेगा के माध्यम से आता है वो भी लगातार आ रहा है। और जो घोषणाओं का, जैसे मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं या मंत्री घोषणा कर देते हैं या कोई मेंबर पार्लियामेंट घोषणा करता है, वो भी पैसा गांव तक आ रहा है। लेकिन मैंने कोई ऐसी शिकायत सुनी नहीं है कि सरपंचों का कोई अनुदान। शिकायत ये मिली है कि भी उनके जो एस्टिमेट बना करके चंडीगढ़ भेज दिया लेकिन मंजूर नहीं किए जा रहे। वो धीरे धीरे सारा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि मंजूर नहीं किए जा रहे। देखिए, एक एक काम की, पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, एक सीधा ही पैसा चला जाता था, एक एक गलियाँ 6-6 बार बनी हुई दिखा दी जाती थी। आज एक गली आज बनती है तो पूरी तरह से पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाती है और दोबारा उस काम को कोई अगर करने की कोशिश करता है तो फ़ौरन पोर्टल के ऊपर शो हो जाती है। पैसा कहीं नाजायज़ खर्च नहीं होता है, लेकिन जायज़ खर्चे के लिए किसी पंचायत के लिए हरियाणा सरकार के पास कोई कमी नहीं है। सर, पहले की सरकारों में ऐसा समागम विश्वकर्मा जी का हुआ था या रिलीज थी या पहली बार? एक बार मनोहर लाल जी के समय हुई थी, लेकिन मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सरकार को। मनोहर लाल जी की भी पहले रही, आज नायब सिंह सैनी जी हैं। भगवान विश्वकर्मा का नाम अगर दुनिया के अंदर पहचान करवाई है, वैसे तो भगवान विश्वकर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं, हर शिल्पकार के गुरु हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा नहीं होती थी। तो पहली बार हरियाणा प्रदेश ने ये शुरुआत की और पलवल में दुधोला गांव के पास 400 एकड़ के अंदर भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नाम से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसमें तमाम किस्म की टेक्नोलॉजीज की हमारे युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। और पहली बार ही लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की, जिसका बजट पूरे देश के लिए 13,000 करोड़ का रखा गया। ये बहुत बड़ा बजट है। अभी ये योजना पूरी तरह से धरातल पर नहीं आई है क्योंकि काफ़ी इसमें बाधाएं भी आती हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। इसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण किसी भी शिल्पकार को बिना किसी कोलेटरल गारंटी के दिया जाएगा। उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उसको 15,000 रुपये अपने औजार खरीदने के लिए भी फ्री दिए जाएंगे।
और उसका जो ऋण का जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी 5 या 7% रखा गया है, बहुत ही कम रेट रखा गया है। तो इस तरह से विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, अपने देश में हर चीज़ का निर्माण करो। आज जो खिलौने पूरी तरह से चाइना से आयात होते थे, सबसे बड़ा निर्यातक भारत बन गया है। मोबाइल जो पूरी तरह से चाइना से आयात होते थे, सबसे बड़ा निर्यातक मैन्युफैक्चरर मोबाइल का भारतवर्ष बन गया है। डिफेंस के जितने भी हथियार थे या और इंस्ट्रूमेंट्स थे वो तकरीबन बाहर के मुल्कों से आते थे। आज वो चाहे वो बुलेट है, चाहे वो डिफेंस के कैमरे हैं, चाहे नाइट विजन कैमरे हैं और चाहे राइफल्स हैं, और यहाँ तक कि हमारे देश की बनी ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल ने अभी ऑपरेशन सिंदूर में अपना रुतबा दिखा दिया है। यानी आज भारत भी उन देशों की श्रेणी में आ गया जो डिफेंस का जितना भी सामान है वो आयातक की बजाय निर्यात करते हैं। तो यही एक है जो मेक इन इंडिया, जो भारत के कुशल कारीगर को सम्मानजनक स्थिति में लेके आएगा और उसकी आर्थिक और सामाजिक हालत को ऊपर उठाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे थे? पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या शक्तियां मिली हुई है? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन महीना पहले होगा अपने आवास पर सारे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें ओबीसी के सारे कार्यकर्ता थे, अति पिछड़े वर्ग से ही सभी थे। तो उसमें मैंने अपने वक्तव्य में एक मांग उठाई थी कि जहाँ कहीं भी सुदूर गांव में पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ कोई एट्रोसिटी हो जाती है तो उसकी सरकार तो सुनती है, अच्छी तरह से कार्रवाई भी होती है। मुख्यमंत्री जी रोजाना मिलते हैं सबसे और उनकी सुन के संभव कोशिश करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन हर आदमी चंडीगढ़ तक जाए या कोई ऐसी बीच में एजेंसी हो जो तत्परता से उसके दुख और दर्द में काम आए, तो ऐसी एजेंसी जैसे महिला आयोग है, तो महिला के साथ कहीं भी किसी किस्म का कोई अगर अत्याचार होता है तो महिला आयोग की किसी भी सदस्य या उसके चेयरमैन को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, वो डीसी एसपी को भी सम्मन कर सकते हैं। इसी प्रकार एससी आयोग को भी कहीं भी हमारे एससी वर्ग के भाइयों के ऊपर अगर कोई एट्रोसिटी होती है तो उनको स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। तो मैंने वहाँ पर ये मांग उठाई थी, मुख्यमंत्री जी से कहा था कि इसी किस्म का अधिकार अगर बैकवर्ड कमीशन को भी हम दे देंगे तो बहुत सी सरकार की समस्याएं बहुत हल्की हो जाएंगी। मुख्यमंत्री बेशक सबका समाधान करते हैं, लेकिन आयोग बहुत बड़ा सहायक हो सकेगा। और अभी कल ही हरियाणा की विधानसभा में इस संबंध में कानून पास हो गया है। गवर्नर के दस्तक होने के बाद ये धरातल के ऊपर उसकी सारी जानकारी आ जाएगी और जिस तरह से महिला आयोग और एससी आयोग को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, वही शक्तियां पिछड़े वर्ग आयोग को भी प्राप्त हो जाएंगी।